हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। मैं आज आपके साथ 69th बीपीएससी के एक एसे की एवल्यूटेड कॉपी साझा कर रहा हूं। इस कैंडिडेट को एसे के पेपर में आउट ऑफ 300 टोटल 197 मार्क्स मिले हैं। और अगर हम बात करें इस एसे की जो आपके साथ मैं अभी साझा कर रहा हूँ, इस सेक्शन 2 का एसे है, इसमें इन्हें 73 आउट ऑफ 100 मिले हैं। यानी कि काफ़ी हाई स्कोरिंग इनका रही है। 100 में 73 अंक लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम देखते हैं कि एक आइडियल एसे में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चूंकि ये मार्क्स आयोग ने ही दिए हैं तो आप इस पर 100% विश्वास कर सकते हैं। पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। इन्होंने जो टॉपिक चूज किया है, इनका टॉपिक है महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिदृश्य में, करंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब इन्होंने एसे को लिखने के लिए जो हम इंट्रो लिखते हैं उसमें बहुत सारे तरीके हैं। कोई एनेक्डोट के माध्यम से शुरू करता है, कोई कोट के माध्यम से शुरू करता है, कोई क्वेश्चन मार्क बना के शुरू करता है। जो 7-8 तरीके हैं, इन्होंने उद्धरण के माध्यम से निबंध की शुरुआत की है। देखो, अच्छा होता है कि निबंध की जो टॉपिक आप चूज कर रहे हो उसको ऊपर में आप मेंशन कर दो। आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, वहां भी इसको काम को करें, और अगर आयोग में आप लिख रहे हैं तो वहां भी इस काम को आप करें। तन की भूगोल से परे मन की गांठ खोलकर क्या कभी देखा है तुमने उसके अंदर खोलते इतिहास को? अगर नहीं तो क्या जानते हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में? एक उदाहरण है, निर्मला पुतुल की ये लाइनें हैं। एक आपको सलाह रहेगी, अगर आपको पता है कि ये लाइन किसने बोली है या किसके द्वारा दी गई है तो आप उसका नीचे में नाम लिख दे डैश देकर। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल ना लिखें। मैंने जो हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो गलत नाम कोट कर देते हैं। वो स्टेटमेंट मान लो कि ओशो के द्वारा दिया गया है और कोट कर देते हैं कि एरिस्टोटल ने दिया है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना, इसका निगेटिव मार्किंग आपको हो जाएगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव आप पे नहीं पड़ता है। एक महिला की सभी पक्षों को उद्घाटित करती है पंक्तियां संघर्ष और उस ओर चिंतन की ओर आकृष्ट करती हैं। स्त्री हमारे सृजनकर्ता पालनकर्ता से लेकर जो प्राचीन काल से ही अपने अधिकारों स्वतंत्रता से लेकर एक प्रकार से किनारे कर दिए जाने की प्रवृत्ति का शिकार रही, जिससे उनका सशक्तिकरण का मुद्दा हमेशा सवाल के घेरे में रहता है। इस संदर्भ में हमें विचार करना आवश्यक जान पड़ता है कि महिला सशक्तिकरण क्या है। इस संदर्भ में हमें विचार करना आवश्यक जान पड़ता है कि महिला सशक्तिकरण क्या है, इसके विविध रूप कौन कौन से हैं, समय काल में इसकी यात्रा कहाँ तक सफल रही है, फिर हम इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों तथा इसकी प्रभावी भूमिका की जांच करेंगे। यानी कि इन्होंने इंट्रो पोर्शन की शुरुआत एक अच्छे से उदाहरण के साथ की। इसके बाद इन्होंने बताया कि इस एसे में आगे किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ इन्होंने पहले बताया कि क्या होता है। महिलाओं का स्वावलंबन, समाज में बराबरी की स्थिति और उसको भी वही स्वतंत्रता प्राप्त हो जो समाज में अन्य वर्गों का, चाहे पुरुष हो चाहे थर्ड जेंडर हो, को प्राप्त है। सिर्फ उसे लिंग आधारित अंतर से कमजोर स्थिति में नहीं छोड़ दिया जाए। एक शायर ने कहा भी है, कौन देखे जिस्म से आगे औरत को, सभी आंखें गिरवी हैं इस नगरी में। अर्थात महिलाओं को पर्याप्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यक्तिगत अधिकार हो तभी उसका सर्वांगीण सशक्तिकरण हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है। महिला सशक्तिकरण की यात्रा पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि चाहे प्राचीन यूनानी समाज हो या भारतीय हड़प्पा कालीन समाज, स्त्री को देवी की तरह पूजे जाने तथा उसको सभी अधिकार प्राप्त है। यानी कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति हमेशा से बुरी रही है। प्राचीन समय में हम देखते हैं तो कुछ ऐसे भी समय हैं जहां महिलाओं की स्थिति ठीक थी। एक चीज़ हम देखेंगे कि जो आपकी शब्दावली होनी चाहिए, हिंदी में शब्दों का चयन होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। आप इस ऐसे में आप देख रहे होंगे, जैसे दृष्टिपात, चाहे इस तरीके के शब्द आप प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे का जो भाषाई स्तर होगा वो अच्छा दिखेगा। तभी तो प्राचीन काल में लोपा, मुद्रा, गार्गी आदि की सशक्त भूमिका नजर आती है। तो समय चक्र के साथ महिला पर विभिन्न प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए।
उसकी भूमिका को चार दीवारी के अंदर समेटने की कोशिश की गई, जिस कारण उसकी दयनीय स्थिति होती चली गई। यद्यपि समाज सुधार आंदोलन से महिलाओं की स्थिति में कमोबेश सुधार की यात्रा आरंभ हुई, जिसे स्वतंत्रता काल में गति मिली, और इसकी वर्तमान यात्रा रोमांचकारी रूप में आगे बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर अब देखो, इन्होंने अब एग्जाम्पल देना शुरू किया। पहले तो टाइम फ्रेम में अगर देखें तो इतिहास का एग्जाम्पल दिया, फिर वैश्विक स्तर पर इन्होंने एग्जाम्पल देने शुरू किए। कमला हैरिस का अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होना, सेरेना विलियम्स का टेनिस के क्षेत्र में रिकॉर्ड स्थापित करना, या क्रिस्टियाना का अंतरिक्ष के क्षेत्र में सर्वाधिक समय व्यतीत करना, यूरोपीय संघ का नेतृत्व करती महिला, यह कुछ उदाहरण है जो सभी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की प्रचायक है। भारतीय संदर्भ में देखिए तो यहाँ इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के नेतृत्व, प्रतिभा पाटिल का देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति होना, द्रौपदी मुर्मू का प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होना, मीरा कुमारी का लोकसभा का स्पीकर होना, सभी इस बात की ओर तख्तियात करते हैं कि राजनीतिक रूप से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या महिलाओं का यह राजनीतिक सशक्तिकरण पर्याप्त है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो शायद आपका उत्तर नहीं होगा। इसका प्रमुख कारण है हमारी पुरुषवादी समाज की मानसिकता। तभी तो आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी हमारे संसद में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को दर्शाने के लिए कुछ फैक्ट्स देंगे। इन्होंने कुछ फैक्ट दिया है। मैं इस एसे के माध्यम से जो एसे आप लिखेंगे उसमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे, इसे भी मेंशन करते जा रहा हूँ। जो भी आप फैक्ट डालेंगे उसे आप कोशिश करें कि अंडरलाइन करते जाएं, ताकि वो चीज़ जो एग्जामिनर देखना चाहता है, एवल्यूएटर देखना चाहते हैं, उसे दिखे कि इस एसे में फैक्ट्स भी पर्याप्त डाले गए हैं। कि 17वीं जो हमारी लोकसभा थी उसमें 78 महिला सांसद बनी थी। अगर राज्यसभा की बात करें तो 24 फीमेल मेंबर है, जो वैश्विक अनुपात से काफ़ी कम है। वैश्विक अनुपात 26% लगभग है। जो नॉर्डिक कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ लगभग यह अनुपात 50 to 60% है। जबकि भारतीय लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 15% के आसपास है। जबकि राज्य विधानसभाओं में यह स्थिति और भी दयनीय हो जाती है और 15% से गिरकर 10% के करीब आ जाती है। और अगर हम और भी कुछ फैक्ट्स देखें तो अभी वर्तमान समय में देखें कि भारत में महिला मुख्यमंत्री एक है, यानी कि महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या काफ़ी कम है। आज भी हमारा समाज आधी आबादी को पर्याप्त राजनीतिक अधिकार नहीं दे पाया है, तो इसके पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत ने भी इसी संदर्भ में सटीक कहा है कि योनि नहीं है नारी, उसकी भी मानवीय प्रतिष्ठा, उसे तुम मुक्त करो, ना रहे वो किसी पर आश्रित। इस दिशा में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। भारतीय संविधान का अब यहाँ पे ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है, और उसको आप मार्क भी करेंगे। आप देख सकते हैं अंडरलाइन इन चीज़ों को किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 हो जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 हो जो लिंग आधारित भेदभाव को प्रतिषेध करता है, अवसर की समता प्रदान करता है अनुच्छेद 16। इसी तरीके से और भी आप आर्टिकल्स 39, 41, 46 का उल्लेख कर सकते हैं। भारत में आपको पता है कि सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का भी उपबंध किया गया है। 243D का आप चाहते हैं उल्लेख कर सकते हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय संसद ने भी एक अच्छा कदम उठाया, एक सराहनीय कदम लिया है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 106वें संविधान संशोधन, जिसको हम बोलते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जो अभी लागू नहीं है। भविष्य में जो हमारी जनगणना होगी उसके बाद लागू होगा। बिहार सरकार, चूंकि अब BPSC का निबंध है, तो आप चाहें तो एक हर निबंध में जहाँ पे बिहार से संबंधित कोई फैक्ट्स को डाला जा सकता है तो बिल्कुल आप उसको वहाँ पे मेंशन करें। बिहार सरकार तो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में अग्रणी रहा है। वर्ष 2006 में बिहार पहला राज्य बना जिसने स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण लागू किया। साथ ही वर्ष 2007 में शहरी निकायों में 50% महिला प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के अनेक फायदे हैं।
बिहार सरकार ने, आपको पता होगा, 35% नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, तो आप इस चीज़ का भी उल्लेख कर सकते हैं। महिला प्रतिनिधित्व बढ़ने से महिला संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया जा सकेगा और आधी आबादी की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण फायदा यह है कि महिला विधायक, सांसद, मुखिया भागीदारी बढ़ने से राजनीति के अपराधीकरण को भी रोका जा सकता है या उसे कम किया जा सकता है, वैसा कह सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण तथ्य है कि जिस संविधान की भावना ने समतामूलक समाज की कल्पना की, सबको समान राजनीतिक अधिकार की बात की और अधिकार प्रदान भी किया सैद्धांतिक रूप से। बाबा साहब का प्रसिद्ध कथन भी है कि मैं किसी समाज की प्रगति का मूल्यांकन उस समाज में महिलाओं की स्थिति से करना चाहूँगा, को सशक्त रूप दिया जा सकेगा। चौथा, महिलाओं के प्रति बढ़ते लैंगिक हिंसा, घरेलू अपराध, बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाओं को त्वरित रूप से सुलझाने में महिला केंद्रित विचार को मजबूती मिलेगी तथा प्रशासन को भी महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद मिलेगी। अगर जो विधायिका है उसमें अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बनेगा तो जो महिला से संबंधित मुद्दे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर सेंसिटिविटी ज़्यादा आएगी, महिला के मुद्दों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होंगी। सबसे महत्वपूर्ण रूप से जिस भारतीय समाज की पहचान मातृशक्ति आधारित नैतिक विचारों से की जाती है उसे महिला नेतृत्व से पुनः पाया जा सकेगा। इसी कारण तो किसी ने सही ही कहा है कि तुम यानी कि स्त्री हो तो यह घर लगता है, वरना इसमें डर लगता है। अब हम आगे थर्ड पोर्शन में, यानी कंक्लूजन। हमने मेन बॉडी देख लिया, इंट्रो देख लिया, अब हम आगे कंक्लूजन वाले पोर्शन में, निष्कर्ष वाले पोर्शन में। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की बाधाओं को हमने वैश्विक या राष्ट्रीय स्तर पर पार किया है। उसे ईमानदारी तथा निष्ठा से जारी रखने की आवश्यकता है। आज नारी जिस रूप में अंतरिक्ष के क्षेत्र हो या खेल का मैदान, आर्थिक बुलंदियों को छूना हो या सैन्य मोर्चे पर नेतृत्व, शिक्षा के क्षेत्र में लंबी छलांग हो या प्रशासन के में कीर्तिमान बनाती बेटियां नए नए स्तंभ स्थापित कर रही हैं, उसे मजबूती प्रदान करने में राजनीतिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण कदम है। तभी नारी भी कहेगी सुबह की लाली से वो मुस्कान भरती है, क्या है जो वह नारी नहीं कर सकती है। यानी कि इस ऐसे में आपने देखा कि इन्होंने लगभग जो स्पेस प्रोवाइड किए जाते हैं आयोग के द्वारा उस पूरे स्पेस को कवर किया है। यानी कि जो वर्ड लिमिट आपको ऊपर में मेंशन है कि 700 to 800, उस पर आपको उतना ध्यान नहीं देना। अगर आपके पास समय आपको परमिट करता है, समय प्रबंधन आपका ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ठीक है, तो आप जो स्पेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आयोग के द्वारा उस पूरे स्पेस में ऐसे को लिख सकते हैं। दूसरी बात, तीनों ही जो पोर्शन हैं, हिस्से हैं आपके ऐसे के, यानी कि इंट्रो पोर्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, और बहुत ही अच्छे से फ्लो में होने चाहिए। आप भी देख सकते हो कि ऐसे की मूल 3 डिमांड होती है उसको फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट क्या होता है, इंट्रो जो आपका टॉपिक है उसके पेरिफेरल में नहीं घूमना चाहिए, बिल्कुल जो उसका जिस्ट है उसके आसपास होना चाहिए। फॉलो हो रहा है। मेन बॉडी में डायमेंशंस ढेर सारे कवर किए गए हैं, रिलेटेड फैक्ट्स कवर किए गए हैं, रेलेवेंट कोट्स डाले गए हैं और एग्जाम्पल डाले गए हैं। टाइम स्टैम्प का प्रॉपर फॉलो किया गया है। पहले आप देखेंगे कि इतिहास से शुरू किया गया है, फिर वैश्विक स्तर के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, फिर भारत के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और फिर बिहार राज्य का एग्जाम्पल दिया गया है। यानी कि आप अगर टाइम स्टैम्प की बात करो तो उसे भी फॉलो किया गया है, और अगर आप इतिहास से लेकर और वैश्विक देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, इसे भी फॉलो किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस पूरे ऐसे में लगभग 6 के करीब कोट्स डाले गए हैं। यानी अगर आपको रेलेवेंट कोटेशन याद है तो आप उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन निकेतन के प्लेटफॉर्म पर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का भी एक ग्रुप चल रहा है, तो अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। 15 फरवरी से बैच स्टार्ट हो चुका है। हमने एक कॉमन ट्रेंड देखा है बच्चों में कि वो जीएस के आंसर तो लिखते हैं लेकिन ऐसे के आंसर बहुत ही कम लिखते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे वो डायरेक्ट जाके एग्जाम हॉल में लिखेंगे और उन्हें 60 to 70% नंबर ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। और एक चीज़ आप देख रहे हो कि ऐसे हमेशा आपके लिए स्कोरिंग है, वहाँ पे आप 70%, 73, मैंने जो अभी आपको ऐसे डिस्कस किया आपके साथ उसमें उन्हें 73% मार्क्स मिले हुए हैं। यानी कि ऐसे में आप 70+ नंबर ला सकते हो। वैसे सेक्शन को अगर आप इग्नोर करके चलेंगे तो आप टॉप रैंक में शामिल हों, इसमें समस्या आ जाएगी। तो आप ऐसे पे पर्याप्त फोकस करें। अगर डेली आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप जुड़कर
इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।